नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण में 25 मार्च 1989 16:18 कोलकाता का जन्म हुआ है। इस कुंडली को लिए हैं। अक्षांश देशांश वगैरह अन्य स्थितियां यहाँ पर विवरण में दिए गए हैं। विक्रम संवत 2045 चैत्र महीना, यहाँ पर अन्य विवरण है। सबसे पहले ग्रह स्पष्ट देख लेंगे। इनका प्रश्न कैरियर से जुड़ा हुआ है, शादी से जुड़ा हुआ है, शेयर मार्केट के बारे में इन्होंने पूछा हुआ है और कुछ कुंडली के दोष वगैरह के बारे में पूछे हैं। तो अभी विवरण करेंगे, सीखने वालों के लिए भी मदद मिल जाएगी। इनकी सिंह लगन की कुंडली है। 20 अंश का इनका लगन है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में लगन है। लगन का स्वामी जो है सूर्य है और लगन में जो नक्षत्र है वह शुक्र का नक्षत्र है। सूर्य कुंडली में मीन राशि में बैठा है, 11 अंश पर बैठा है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, यानी कि सूर्य महाराज गुरु की राशि में है और शनि के नक्षत्र में है। चंद्रमा तुला राशि में बैठा है, 14 अंश का है, स्वाति नक्षत्र में है। चंद्रमा शुक्र की राशि में बैठा है और राहु के नक्षत्र में बैठा है। मंगल महाराज कुंडली में वृषभ राशि में बैठे हैं, 14 अंश के हैं, रोहिणी नक्षत्र में है। मंगल शुक्र की राशि में है और चंद्रमा के नक्षत्र में है। इस कुंडली में शुक्र की राशि में 3 ग्रह बैठे हुए हैं। बुध कुंडली में मीन राशि में है, यानी नीच राशि में है, ऊपर से अस्त भी है, 1 अंश का है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में बैठा हुआ है। बुध गुरु की राशि में है और गुरु के नक्षत्र में है। गुरु कुंडली में वृषभ राशि में बैठा हुआ है, 8 अंश का है, कृतिका नक्षत्र में है। गुरु कुंडली में शुक्र की राशि में है, सूर्य के नक्षत्र में है। शुक्र कुंडली में मीन राशि में है। बृहस्पति और शुक्र का राशि परिवर्तन हुआ है, हालांकि शुक्र अपनी उच्च राशि में है। 8 अंश का है, अस्त है, इसलिए पूर्ण उच्च का भी फल नहीं देगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, गुरु की राशि में है और शनि के नक्षत्र में है। शनि कुंडली में धनु राशि में बैठा है, 19 अंश का है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है। शनि गुरु की राशि में है और शुक्र के नक्षत्र में है। तो शुक्र और गुरु की राशियां काफी प्रबल हैं। 1 2 3 4, 4 ग्रह गुरु की राशि में है और 1 2 3 ग्रह शुक्र की राशि में है। यानी इस कुंडली में गुरु और शुक्र सबसे ज्यादा प्रधान हो गए हैं, एक्टिव हो गए हैं। राहु कुंभ राशि में है, 10 अंश का है, शतभिषा नक्षत्र में है और यह शनि की राशि में है और राहु अपने ही नक्षत्र में है। केतु सिंह राशि में है, 10 अंश का है, मघा नक्षत्र में है। केतु सूर्य की राशि में है और अपने ही नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर सभी ग्रहों की स्थिति आपको बता दी गई। कुंडली पे चलेंगे। ये बनती है लग्न कुंडली। 5 नंबर लगन में लिखा गया है, 5 नंबर का स्वामी सूर्य होता है और आ करके अष्टम भाव में लग्नेश सूर्य बैठा हुआ है। लग्नेश के साथ साथ यहाँ पर धनेश और लाभेश ये भी अष्टम भाव में आके बुध बैठा हुआ है। इसके साथ साथ कर्मेश और पराक्रमेश शुक्र भी यहीं पर बैठे हुए हैं। लग्न का स्वामी, धन लाभ का स्वामी, कर्म का स्वामी, ये 3 ग्रह यहाँ पर अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य बुध और शुक्र की युति वैसे आमतौर पे अच्छी भी मानी जाती है। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो शुक्र है ये कर्म भाव का स्वामी होकर के काफी गहरे स्थान में बैठा। कोई भी काम करें तो उसमें गहराई तक जाएं। काम के गहराई तक जाने में इनका इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव एक गहरा स्थान है, रिसर्च का स्थान है। तो इन सारे चीजों से जुड़ने से इनको लाभ मिलेगा। लगन में केतु महाराज बैठे हुए हैं। सूर्य की राशि में केतु अच्छा फल देता है। व्यक्ति होशियार चालाक होता है। द्वितीय भाव और एकादश भाव का स्वामी बुध लाभ भाव में, लाभ भाव और धन भाव का स्वामी बुध अष्टम में है, नीच राशि में है, अस्त भी है।
धन बचाने में और मनोकामनाओं इच्छाओं की पूर्ति में काफी संघर्ष की स्थिति रहेगी। चंद्रमा अकेला बैठा हुआ है, तृतीय भाव में बैठा है, चंद्रमा के साथ आगे पीछे कोई भी ग्रह नहीं है, तो यह मन को अशांत करेगा, अस्थिर करेगा, किसी चीज में ज्यादा देर तक मन टिकने से रोकेगा। अब ये चंद्रमा जो है शुक्र की राशि में बैठा हुआ है और शुक्र अष्टम भाव में है और अस्त है, तो इसलिए यह और भी पीड़ित करेगा, यानी मानसिक अस्थिरता को यह दर्शाता है। शनि पंचम भाव में बैठा हुआ है, गुरु की राशि में है, इसलिए शनि में कोई विशेष परेशानी वाली बात ही नहीं है। शनि ठीक है, शनि इनको अच्छा फल देंगे। यहाँ से शनि की दृष्टि अपने भाव पर जाएगी, सप्तम भाव पर, जहाँ ऑलरेडी राहु बैठा हुआ है। शनि की दृष्टि राहु के ऊपर जाना ठीक नहीं माना जाता है। शनि की दृष्टि राहु के ऊपर जाए तो कभी कभी ऐसे व्यक्ति को बुरे स्वप्न भी आते हैं। ऐसे व्यक्ति को काले जीव जंतु सर्प आदि की हत्या कभी नहीं करनी चाहिए, और सपने में अगर सर्प आदि दिखते हो तो इनको समझ जाना चाहिए कि इनके जीवन और कार्यों में बाधाएं आएंगी। अब ये विवाह भाव होता है सप्तम भाव, और यहाँ पर राहु है, शनि की दृष्टि है, तो यह थोड़ा सा दुर्योग बन जाता है विवाह में देरी के लिए। अभी आगे इस विषय का और विश्लेषण करेंगे। शनि जहां बैठा है वहां का फल अच्छा है, दृष्टि भी अच्छी है, सप्तम भाव के लिए थोड़ा सा बुरा हो रहा है। राहु सप्तम भाव में बैठा हुआ शनि की राशि में है। राहु तो खुद अच्छा है, लेकिन शनि की दृष्टि के कारण से बाधाएं डालता है। अष्टम भाव में बुध, शुक्र और सूर्य तीन ग्रह बैठे हुए हैं, और ये तीन के तीनों ग्रह जो है ये संकेत दे रहे हैं कि कामकाज को लेकर के, धन को लेकर के ग्रोथ काफी देर से होगी। अष्टम भाव देरी का है, अंधकार का है, तो यहाँ पर देर से जो है कैरियर और धन की स्थिति में प्रकाश फैलने का संकेत मिल रहा है। नवम भाव का स्वामी गया हुआ है दसम भाव में, यह अच्छी स्थिति मानी जाती है। गुरु और मंगल की युति यही आपके लिए सबसे अच्छी है, जो आपको अच्छी नौकरी दिलवाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो मंगल है ये अच्छा ग्रह है, सबसे कारक ग्रह है। एक केंद्र का स्वामी मंगल है और एक त्रिकोण का, और यह पंचमेश गुरु के साथ में बैठा हुआ है, यानी ये दोनों आपके कारक ग्रह है। गुरु को यहाँ पर त्रिकोण का स्वामी लेंगे और मंगल को केंद्र का, तो यहाँ पर केंद्र त्रिकोण का राजयोग भी बन गया है। यह आपको नौकरी अच्छी दिलाएगा। गुरु की दृष्टि भी अच्छी है, गुरु की पांचवी दृष्टि आपके धन भाव पर है, गुरु की सातवीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, और चतुर्थ भाव का स्वामी जो मंगल है वह भी चौथे भाव को देख रहा है, और इसके अलावा गुरु की दृष्टि छठे भाव पर भी है, तो द्वितीय भाव पर होने से बैलेंस बनाने में मदद करेगा। धन की का बैलेंस चौथे पर होने से घर और गाड़ी का बड़ा अच्छा सुख मिलेगा। छठे भाव पर गुरु की दृष्टि शत्रु आदि से बचाएगा, शत्रुता नहीं होने देगा, आप सभी के साथ संभाव रखेंगे, किसी से कोई शत्रुता विशेष नहीं बन पाएंगे। और मंगल गुरु की स्थिति व्यक्ति में थोड़ा नेतृत्व की क्षमता भी देता है, व्यक्ति अपने कार्यों के लिए जागरूक रहता है, यानी जॉब के केस में ज्यादा ठीक दिखाई दे रहा है। ये दोनों ग्रह मिलके नौकरी की स्थिति को काफी अच्छा करेंगे। बुध, शुक्र और सूर्य की अष्टम में स्थिति दर्शाती है कि आपको काफी समय तक इंतजार करना होगा। जीवन के आधे भाग के बाद ये ग्रह आपको ज्यादा अच्छा प्रभाव दे सकेंगे। अगर आपके सप्तम भाव का एनालिसिस करें और दसम भाव का एनालिसिस करें, तो सप्तम और दसम में आपका दसम ज्यादा मजबूत है, क्योंकि राजयोग दसम में है, तो इसलिए व्यवसाय की अपेक्षा नौकरी आपके लिए ज्यादा ठीक है। और वैसे भी ये जो गुरु मंगल जो आपके दो सबसे अच्छे ग्रह हैं, ये वृषभ राशि स्थिर राशि में बैठे हुए हैं, तो नौकरी तो आप कभी मत छोड़िएगा। नौकरी करते हुए कोई बिजनेस कर सकते हो तो करिए, अन्यथा नहीं करना है। सिंह लगन की कुंडली है, मंगल और गुरु यहाँ पर बैठे हैं, और यहाँ का स्वामी पंचम भाव का स्वामी भी गुरु है, जो आकर के दसम में बैठा है। शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करना है तो कर सकते हैं। चूंकि चंद्रमा आपका अकेला है और बुध आपका नीच का है, तो आप शेयर मार्केट में एंट्री करेंगे और आपको नुकसान होता दिखेगा तो आपका मन ज्यादा बेचैन होगा। तो कोई स्टॉक जो कम रेट पे मिले, गिरा रहे जब उसका प्राइस, उस समय खरीदिए और लंबे समय तक रुकिए तो लाभ मिलेगा। शॉर्ट टर्म
को सोच करके नहीं जाइएगा, क्योंकि फिर ऐसी स्थिति में गुरु मंगल आपको लाभ दे देंगे। गुरु मंगल 10th भाव में है, ये आपको लाभ दिलाने में सक्षम रहेंगे। सरकारी कंपनियों में निवेश कर सकते हैं आप, डिफेंस से जुड़े हुए स्टॉक में, क्योंकि मंगल डिफेंस भी है, डिफेंस से जुड़े हुए स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी से जुड़ा रियल एस्टेट की जो कंपनियां हो उनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ गुरु और मंगल को अगर एक साथ हम जोड़ करके देख लेते हैं तो यहाँ पर कुछ ऐसे कंपनियां जो एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, छपाई से जुड़ा हुआ काम करती हों, उनके लिए भी आप खेल कूद से जुड़े हुए क्षेत्र हो गए, इंटरटेनमेंट, मनोरंजन वाले स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म का व्यू रख के ही आपको काम करना है। अब यहाँ पे बुध आपका सबसे ज्यादा पीड़ित हो रहा और एक चंद्रमा का केंद्रम दोष है। चंद्रमा से केंद्र में कोई ग्रह भी नहीं है। 1 2 3 4 चंद्रमा से चौथे भाव में, 1 2 3, ये चंद्रमा से चौथा भाव छठा होगा, ये यहाँ पर कोई ग्रह नहीं है। चंद्रमा से 7वें भाव में कोई ग्रह नहीं है। चंद्रमा से 10th भाव में भी कोई ग्रह नहीं है और चंद्रमा के ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि भी नहीं आ रही है। इसीलिए केंद्रुम दोष आपका पूर्ण रूप से हावी होता नजर आ रहा है, जो जीवन में हमेशा किसी न किसी एक बात को लेकर के तनाव और चिंता पैदा करता रहेगा। केंद्रुम दोष की शांति कराइएगा। और इसके साथ साथ बुध जो कि धन और लाभ भाव का स्वामी है, तो बुध के लिए भी आप जप और दान कराइएगा। मंगल के लिए और बृहस्पति के लिए स्टोन जरूर पहनिएगा, मोगा और पुखराज आप जरूर पहनिएगा। आपका सवाल है विवाह को लेकर के, तो विवाह में एक तो जो राहु बैठा हुआ है उसके ऊपर शनि की दृष्टि है, ये एक बाधा का कारण बनता है। दूसरा, यहाँ पर जो विवाह भाव का स्वामी शनि है आपका, यहाँ देखिएगा विवाह भाव का स्वामी आपका शनि है और शनि महाराज पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठे, इसको उग्र नक्षत्र बोलते हैं। तो सप्तमेश आपका उग्र नक्षत्र में है, इसलिए भी विवाह में आपके समस्याएं आ रही हैं, विवाह में देरी का संकेत मिल जा रहा है। तो शनि ही मुख्य रूप से उत्तरदायी दिखाई दे रहे हैं। अभी जो दशा चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, तो उम्मीद कर सकते हैं विवाह के लिए। शनि की महादशा है, ऊपर से गुरु का गोचर भी हम देख लेते हैं। अभी गुरु महाराज का गोचर मेष राशि में हो रहा है। मई से शनि महाराज का गुरु का गोचर आ जाएगा वृषभ राशि में। तो यहाँ से भी दिखाई दे रहा है कि बृहस्पति जहाँ कुंडली में बैठे हैं वहीं आ जाएंगे गोचर में। और शनि महाराज का अभी गोचर कुंभ राशि में है जनवरी, पिछले साल जनवरी से। तो 1 मई 2024 के बाद शनि और गुरु दोनों परस्पर कहाँ आ जाएंगे, केंद्र में आ जाएंगे। 1 मई के बाद विवाह का योग बन रहा है। विवाह में आने वाली बाधा के निवारण हेतु बुध का उपाय काम करेगा और राहु का भी उपाय कुछ करेंगे तो भी ज्यादा सहूलियत मिल जाएगी। आने वाले समय में अभी आपकी शनि की महादशा भी चल रही है और शनि का गोचर भी सप्तम भाव में चल रहा है। शनि का गोचर यहीं चल रहा है और शनि की महादशा भी चल रही है। शनि में सूर्य का अंतर 29 जनवरी को निकल जाएगा, फिर चंद्रमा का अंतर आ जाएगा। चंद्रमा का अंतर आएगा और चंद्रमा कुंडली में शुक्र के राशि में बैठा हुआ है, इसलिए विवाह होने के योग इस दशा में बनेंगे। यानी कि 1 मई 2024 से विवाह का योग प्रारंभ हो जाएगा और जून 2025 तक बना रहेगा। इस बीच में विवाह की संभावनाएं बहुत प्रबल हैं, उपाय भी कर लीजिएगा। स्टॉक मार्केट का सवाल जवाब आपको मिल गया। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ कहाँ करना मैंने वो भी बता दिया। विवाह में बाधा का कारण क्या है ये भी आपको बता ही दिया गया है। बिजनेस नहीं करना है, नौकरी को कंटिन्यू रखना है। नौकरी करते हुए काम जो भी कर सकते हैं वही काम आपको करना है। कुंडली में केंद्रुम दोष की शांति करानी है, बुध का जप और दान कराना है, मंगल और गुरु का रत्न आपको पहनना है। होरा कुंडली देखते हैं तो कर्क लगन की होरा है। पितृपक्ष में पितरों के लिए कुछ ना कुछ करते रहिएगा, दान पुण्य श्राद्ध वगैरह, इससे आपके धन की स्थिति ठीक रहेगी। अगली कुंडली देशकाल कुंडली होती है, D3 देखेंगे, चेक करते हुए चलेंगे कि किन
वर्ग कुंडलियों का सुख अच्छा है, किसका नहीं। जो भाई बहनों से सुख का सवाल है तो देशकाल कुंडली के लगन में ही शनि नीच का है, लग्नेश छठे भाव में है। भाई बहनों से सुख का अभाव रहेगा। ऐसे में या तो भाई बहन होते नहीं है या हो तो उनसे आपको अपेक्षित सहयोग कभी नहीं मिलेगा, बल्कि शत्रुता की ही प्राप्ति होगी जैसे जैसे उम्र समय बढ़ेगा। चतुर्थांश कुंडली देखते हैं तो लगन का स्वामी शनि है और ये शनि महाराज आकर के पंचम भाव में बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर सूर्य और शनि की युति है। बुध यहाँ भी नीच का है। एक बहुत मुख्य विषय आपको बता देते हैं, आपके लग्न कुंडली में भी बुध नीच का है, देशकाल में भी है, चतुर्थांश में भी है। ज्यादातर जो आपकी वर्ग कुंडलियां होंगी उसमें बुध आपको नीच का मिलेगा, यानी बुध वास्तव में आपको परेशान करने में सक्षम है। इस कुंडली का वीकेस्ट पॉइंट मरकरी है, क्योंकि वह रिपीट हो रहा है बार बार वर्ग कुंडलियों में नीच का। चतुर्थांश आपका ठीक है, भाग्य आपका उचित साथ सुख साधन सुविधाएं बनाने में देता रहेगा। आगे देख लेते हैं, सप्तमांश कुंडली देखते हैं तो D7 जब आप देखेंगे तो लगन यहाँ पर ठीक है। लग्नेश गुरु नीच राशि में बैठा हुआ है और यहाँ पंचम भाव में शनि नीच का होकर के बैठा हुआ है, यानी संतान में भी आपको बाधाएं और समस्याएं आ सकती हैं। संतान होने में देरी, विलंब, विवाह ही एक्चुअली विलंब से हो रहा है तो संतान में विलंब आ ही सकता है। एक चीज का ख्याल रखना, जब भी संतान गर्भ में आएगी तो आप शनि और गुरु के लिए कुछ उपाय कर दीजिएगा, क्योंकि संतान गर्भ में आने के बाद कुछ न कुछ समस्याएं आ सकती हैं, ऐसा दिखता है। अब विवाह में बाधा जो चल रही है उसका मुख्य कारण यह भी है कि जो आपकी नवमांश कुंडली है यहाँ पर लगन में नीच का ग्रह है। ध्यान दीजिएगा, लग्न कुंडली से उतनी ज्यादा बाधाएं नहीं है, क्योंकि नवमांश हम जीवन साथी के लिए देखते ही हैं। नवमांश के लगन में नीच का ग्रह है और लग्नेश शुक्र जो है ये भी नीच का है। अगर किसी भी वर्ग कुंडली में सप्तमांश, नवमांश, दसमांश कहीं भी लगन अगर बिगड़ गया, लगन का स्वामी नीच का हो जाए तो खराब, लगन में नीच का ग्रह बैठ जाए तो डबल खराब। तो यहाँ पर जो है लगन में नीच का ग्रह भी है, लग्नेश नीच का भी है। जीवन साथी के मामले में आप लकी नहीं रहने वाले हैं। तो यहाँ से जो संभावना निकल के आ रही, सूर्य और शुक्र जो नीच के हैं, तो आपको सूर्य के लिए, वैसे लगन कुंडली में सूर्य और शुक्र अष्टम में भी है और बुध भी है, तो सूर्य शुक्र और बुध के लिए रुद्राक्ष पहनना है गले में। सूर्य के लिए 1 मुखी, बुध के लिए 4 मुखी और शुक्र के लिए 6 मुखी। एक एक दाना इन तीनों रुद्राक्ष को लाल धागे में बनवा के गले में पहनना भी है, तो फिर ये नीच का दोष दूर हो पाएगा। अगली कुंडली पर चलते हैं, आपका डिटेल ले लेते हैं। दसमांश कैरियर से जुड़े हुए विषय पर। लगन का स्वामी शनि है, मित्र के घर में बैठा हुआ है। लगन में सूर्य चंद्रमा की युति ठीक है। दसम भाव में बुध बैठा हुआ है। कैरियर आपका ठीक नजर आ रहा है, नौकरी आपकी ठीक नजर आ रही है हर परिप्रेक्ष्य से। सूर्य चंद्रमा यहाँ पर बैठा हुआ है तो लीडरशिप क्वालिटीज देगा आपको, जहाँ काम करेंगे मान सम्मान भी दिलाएगा। भाषा बोली कार्यस्थल पर अच्छी रहेगी और अपने काम से अच्छा पैसा भी निकालेंगे। चौथा में मंगल और राहु बैठा है, जहाँ आप काम करते हैं वहां पर माहौल कुछ कलहपूर्ण रहेगा। अन्य लोगों के कारण से, किसी न किसी कारण से कलहपूर्ण माहौल रह सकता, और बिजली या बिजली से जुड़े हुए उपकरणों में समय समय पर वहां पर समस्याएं आएंगी कार्यस्थल पर। शनि ठीक है, बुद्धि विवेक आप अच्छा लगाएंगे कार्यस्थल पर। कार्यस्थल पर कोई बहुत विशेष शत्रुता आपकी नहीं है। कार्यस्थल पर किसी महिला के प्रति आकर्षित होने से आपको बचना रहेगा, क्योंकि शुक्र 12 में है। और यहाँ पर दशम में बुध केतु है, यह भी काफी ठीक स्थिति दिखाई दे रही है, यानी कैरियर का मैं हम एकदम से ठीक देख पा रहा हूँ। द्वादशांश से माता पिता का सुख देखना है तो लगन ठीक है। यहाँ पे लगन का स्वामी मंगल लगन को देख रहा है। चंद्रमा 12वें भाव में नीच के बुध के साथ है, माता के सेहत को और पिता दोनों के सेहत को प्रभावित करेगा। इसके अलावा आप चलते हैं आपके सर्वाष्टक वर्ग पर, देखते हैं लगन में 35 पॉइंट्स है, अच्छा है। आयु स्वास्थ्य अच्छा करेगा। धन भाव में 21 पॉइंट है, व्यय में 24 है। पैसा बचाने के लिए आपको अत्यधिक प्रयास करना पड़ेगा।
लाभ भाव में 26 है, वेतन अच्छा निकाल लेंगे, सैलरी अच्छी आ जाएगी, पैसा निकल जाएगा, लेकिन उसमें से ज्यादा हिस्सा खर्च हो पाएगा, बचत वाला हिस्सा कम रहेगा। मेहनत और परिश्रम आप ठीक ठाक कर लेंगे, घर गाड़ी का सुख ठीक है। यहाँ पर 31 पॉइंट है, ये अच्छी बात है, क्योंकि संतान से जुड़ा हुआ कुछ इशू D7 से मिला था, तो यहाँ पर अधिक पॉइंट होना दर्शा रहा कि संतान आपको होगी। कंपटीटर्स भी आपके बड़े बड़े रहेंगे, हैवी कंपटीटर्स रहेंगे। विवाह भाव में 25 पॉइंट है, यानी पत्नी जो है वो आपसे जो है जहाँ लगन में, लगन मतलब आप स्वयं है और सप्तम मतलब आपकी पत्नी, जहाँ पॉइंट ज्यादा हो वैवाहिक जीवन में उसकी चलती अधिक रहती, यानी आप हावी रहेंगे। अष्टम में 33 पॉइंट्स बैठे मिले हुए हैं, आयु अच्छा करेगा, भाग्य नहीं ठीक है, भाग्य में 21 है। भाग्य और धन दोनों में 21 पॉइंट है, यानी भाग्य भाव को और धन भाव को ज्यादातर ग्रह आपके सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कर्म एवरेज है, जितना मेहनत करेंगे उससे थोड़ी कम ही प्राप्तियां हो पाएंगी, मनोकामनाओं की सिद्धि हो पाएगी। अब यहाँ पर दशा देखिए, शनि की महादशा चल रही है। शनि आपकी कुंडली में अच्छा ग्रह नहीं होता है, शनि मारक ग्रह में आ जाता है, क्योंकि शनि जो है आपकी कुंडली में छठे और सातवें भाव का स्वामी होता है, सिंह लगन के लिए मारक है। तो ये बीच बीच में आपको भारीपन, स्वास्थ्य में परेशानी भी देगा। हालांकि शनि विवाह भाव का स्वामी है तो विवाह भी यही करवाएगा। नवमांश कुंडली में शनि कन्या राशि में बैठा भी है, जो कि धन भाव की राशि है। आपके लग्न कुंडली में धन भाव की राशि में, यानी इसको क्या बोलते हैं, राशि तुल्य नवमांश धन भाव में है, राशि तुल्य नवमांश में, यानी शनि की दशा में आप धन कमा रहे हैं, धन आ रहा है। अब इधर देखिए, विवाह का एक चांस शनि में शुक्र में था, 19 मार्च 2023 तक, 2020 से 23 के बीच में विवाह की संभावनाएं बनी थी, बातचीत होते होते रह गई हो। अब इधर जो विवाह की संभावना बनेगी, 29 फरवरी 2024 को सूर्य का अंतर खत्म हो जाएगा, चंद्रमा आ जाएगा। 29 फरवरी 2024 से 30 सितंबर 2025 के बीच में चंद्रमा आएगा। चूंकि ये शुक्र की राशि में है, शनि और गुरु केंद्र में जाने वाले हैं दोनों गोचर में, और तो विवाह का योग बनता नजर आ रहा है। शेष विवाह के लिए उपाय भी करिएगा। आगे शनि में मंगल आएगा, ठीक है, ये राहु भी ठीक जाएगा, गुरु भी, यानी शनि की दशा आगे कोई विशेष कष्टकारी नहीं दिखाई दे रही है। विवाह में बाधा के लिए नवमांश कुंडली के लगन में नीच का ग्रह लग्नेश का नीच होना ज्यादा जिम्मेदार है, तो उसके लिए मैंने आपको रुद्राक्ष बता दिया है। इसके बाद बुध की दशा आएगी। बुध आपकी कुंडली में बहुत ज्यादा गड़बड़ है, वर्ग कुंडली में नीच का है कई जगह पर, और अष्टम भाव में बैठा है, अस्त है, धन और लाभ भाव का स्वामी है। हालांकि कर्मेश के साथ में है और लग्नेश के साथ में है, तो कामकाज को लेकर के समस्या नहीं आएगी। बुध की दशा में सेहत की समस्याएं आपको विकट रूप से आएंगी, कभी स्किन की प्रॉब्लम रहेगी, बोलने में दिक्कत दे सकता है, कम्युनिकेशन स्किल आपकी गड़बड़ हो सकती है। तो बुध आपको अवरोध व्यवधान उत्पन्न करेगा, विशेष रूप से सेहत से जुड़ा हुआ। तो बुध की दशा आने पर एक बार फिर से बुध का जप वगैरह करवा लीजिएगा। केतु लगन में बैठा सूर्य की राशि में, केतु की दशा ठीक जाएगी। शुक्र की दशा फिर आएगी, यह मिली जुली असरकारी रहेगी। अभी तक की दशाओं में बुध की दशा जो है सबसे ज्यादा परेशानीदायक रह सकती है। अब एक बार फिर से कंक्लूड कर देते हैं आपकी कुंडली को। यहाँ पर आपका जो सवाल है शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ, तो शेयर मार्केट के लिए हाँ है लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट में। शॉर्ट टर्म में आप बिल्कुल नहीं करिएगा, क्योंकि आपका मन टिकने वाला नहीं है। दूसरा, विवाह के लिए समय शुरू होने वाला, अगले 1.5 वर्ष का टारगेट विवाह के लिए है। नवमांश कुंडली से जुड़े हुए उपाय जो बताया उसको करना है। इन 3 ग्रहों का रुद्राक्ष भी पहन लेना, बुध, सूर्य और शुक्र का रुद्राक्ष भी आपको पहनना है। इसके अलावा मंगल और गुरु के लिए स्टोन पहन लेना है, क्योंकि ये दोनों ग्रह आपके लिए सबसे अच्छे ग्रह हैं। अब आपकी कुंडली में ज्यादातर ग्रह गुरु की राशि में और शुक्र की राशि में बैठे हैं, तो गुरु शुक्र ज्यादा प्रबल है। तो इसको और प्रबल करने के लिए वैसे भी सिंह लगन है, आप अपने घर पे किसी मंदिर के आसपास में कहीं ना कहीं एक केले का पौधा लगा दीजिए
और अगर वह पौधा पनप गया, उसका सेवा भाव करेंगे तो आपके जीवन की काफी समस्याएं हल हो जाएंगी। तो ये कर लीजिए। और शुक्र अष्टम में है, शुक्र को सही करने के लिए चांदी का कोई आभूषण महिलाएं पहनती हैं पाँव वगैरह में, चांदी का कोई एक आभूषण शुक्रवार के दिन किसी स्त्री को, चाहे अपनी माता को, बहन को, किसी स्त्री को दान दे दीजिए। फिर इसके बाद ये शुक्र भी अच्छा हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। उपाय भी आपको भेजूंगा मैं।